एवरीवन वेलकम टू लीगल नैरेटिव। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टिप्स एंड ट्रिक्स टू सॉल्व एमसीक्यूज फॉर एनी एग्जामिनेशन व्हाट एवर इट मे बी। चाहे वो सीयूईटी का एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, चाहे वो नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई सा भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, उनमें जो देखो, हमारी नॉलेज एक लिमिट तक हो सकती है, उसके बाद हमारी नॉलेज नहीं हो सकती। फिर भी कई बार आप लोग देखते होंगे कि कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही मार्क गेन करते हैं और कुछ लोग उसमें सिमट के रह जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। तो कैसे उन लोग को जो ज़्यादा मार्क्स गेन करते हैं वो कैसे अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज करते हैं, हम उन चीज़ों को के बारे में सीखेंगे आज, उन टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में सीखेंगे। लेकिन उसको मैं शुरू करूं उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही थोड़ा कठिन मतलब हार्श लेकिन वो बता देना बहुत ज़रूरी है कि जो ये टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा ये तब अप्लाई करनी है आपको जब आप अपना पूरा नॉलेज बेस जितना भी आपने पढ़ रखा है, रट्टा मार रखा है। जैसे क्लास में मैं बार बार बताया करता हूँ कि रट्टा मार लो, चीज़ों का सब याद कर लो, जो पढ़ लो, जो हमने नोट्स दिया आपको, जो हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी मिनिमल कास्ट 1000 रुपीज़ में, आप लोगों ने जो ज्वाइन किया, और उसमें हमने जो क्वेश्चंस दिए वही पूछे जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। इतना आपने पढ़ा, इतने के, लेकिन इन सारी चीज़ों की भी बेटा लिमिटेशन है। क्या है? लिमिटेशन है। तो अगर अगर आपके नॉलेज डोमेन में, मतलब आपको जो टेस्ट सीरीज में बताया जा चुका है, जो आपको क्लास में बताया जा चुका है, जो आपने कहीं किसी बुक से पढ़ा हुआ है, या जो आपने सेल्फ एक्वायर्ड नॉलेज नॉलेज को सेल्फ एक्वायर्ड किया हुआ है, उन सबको जब उन सबसे पार हो जाए कि अब नहीं काम चल रहा है, अब हमें कुछ करना ही पड़ेगा, तब जा कर के आप ये जो आज टिप्स एंड ट्रिक्स को बताऊंगा उनको अप्लाई करोगे। ठीक है? उसके पहले नहीं लगाओगे, क्योंकि नॉलेज नॉलेज ऑलवेज इज ग्रेटर 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 देन टिप्स एंड ट्रिक्स, ये याद रखना। ठीक है? नाउ सबसे पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा कि क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कितने स्टेप में करोगे बेटा, तो 3 स्टेप में सॉल्व करोगे। फर्स्ट स्टेप है कि हम कुछ क्वेश्चंस जो हर पेपर में होते हैं कि जो बहुत ही इजी होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जिनको हम प्राइमा फेसी देख करके ही आंसर कर सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम सबसे पहले वन गो में आंसर करेंगे। जैसे अपने सीयूईटी के एग्जाम में 75 क्वेश्चन होंगे। अब हम इनको सॉल्व करने के लिए मान लो गए, तो हमने देखा कि वन गो में हम जल्दी 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 मतलब करते गए, देखे कि हम 45 सेकंड या 30 सेकंड में हम क्या कर दे रहे हैं, हम एक क्वेश्चन का आंसर तक पहुंच जा रहे हैं। तो उतने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। बाय द वे, मान लो कि उसमें आपको 25 क्वेश्चन तक ही मान लो सही मार पाए, घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। अल्टीमेटली अगर आप 200 मार्क्स के आसपास पा जाते हैं तो आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे अच्छे कॉलेजेस में भी एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है? तो 25 क्वेश्चन आपने ऐसे मार दिए। अब बचे आपके पास 50 क्वेश्चन। इन 50 क्वेश्चंस में से भी आपके पास कौन सा है, दूसरा नंबर का जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होंगे और तीसरा है हार्ड लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन बेटा को टैकल करने के लिए हमको क्या करना होता है, कई बार हमको थोड़ा दिमाग लगाना होता है, तो उनको हम सेकंड स्टेज के लिए छोड़ देंगे। सेकंड स्टेज में हम क्योंकि हम हमारा 25 क्वेश्चन मिनिमम सिक्योर हो चुका है, इतना तो हमने इतना पढ़ा लिखा है तो हम इतना तो कर ही देंगे। अब बचती है मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन, उनको टैकल करने के लिए कुछ टाइम लग सकता है। हो सकता है कि उनमें 1 मिनट लग जाए, 1 मिनट 5 सेकंड 10 सेकंड लग जाए। उनको लगाओ आप सेकंड स्टेज में, क्योंकि आप 25 क्वेश्चन सिक्योर कर चुके हो। अब आपने मान लो कि उन मॉडरेट क्वेश्चंस में से आपने 15 से मान लो 15 क्वेश्चन आपने सही मार दिए, तो अभी आपके कितने क्वेश्चन सही हो गए? टोटल 40 क्वेश्चन सही हो गए। ठीक है? अब बचे आपके पास बाकी के जितने भी क्वेश्चन बचे हैं वो है हार्ड क्वेश्चन, एक तरह से अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज, योर परसेप्शन, योर प्रिपरेशन। अब क्या होगा, वो जो हार्ड क्वेश्चंस हैं उनमें क्या करना है, अब आपको टिप्स एंड ट्रिक्स जो हम अब बताने जा रहे हैं उनको अप्लाई करना है। अच्छा, अब ये इस टिप्स एंड ट्रिक्स को, अच्छा एक और गोल्डन रूल ये है कि कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है ऑब्जेक्टिव, इस वाले ऑब्जेक्टिव पेपर में। क्यों बेटा? क्योंकि हमारी जो निगेटिव मार्किंग है वो 25% की है एक तरह से। मतलब अगर आप एक क्वेश्चन सही मार्क करते हो तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? 4 नंबर मिलेंगे, 4 नंबर मिलेंगे। और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके घर से कितना चला जाएगा, मतलब जितना आप नंबर पाए हो 1 नंबर चला जाएगा घर से। ठीक है? तो सपोज देखो, मैं आपको थोड़ा कैलकुलेशन से समझाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। कैलकुलेशन से देखो, इधर देखो,
आप मान लो कि 10 क्वेश्चन को एकदम ब्लाइंड गेस करके आ रहे हो। ब्लाइंड गेस तो नहीं कहूँगा मतलब करने को, मैं जो अब मान लो साइंटिफिक टेक्निक नीचे बता रहा हूँ उसको लगा करके आप लगा करके आते हो, ठीक है। तो क्या होगा आपका कि आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। अब इतना ज़्यादा पढ़े लिखे हो, इतना ज़्यादा प्रिपरेशन किए हो, इतना ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाया हो, दुनिया भर का सब कुछ किए हो, तो इस 10 में से क्या आपका 3 क्वेश्चन भी नहीं सही जाएगा? तो 3 क्वेश्चन अगर आपके सही चले गए तो आपको मिले कितने? 12 मार्क्स मिले, 3 चौक 12। और अगर 7 क्वेश्चन गलत गए तो आपका घर से कितना क्वेश्चन मार्क्स जाना है? 7 क्वेश्चन अगर गलत गए, हर एक क्वेश्चन गलत जाने पर 1 नंबर कटता है, यानी 7 नंबर आपका कटेगा। 12 नंबर आपको मिले हैं, 7 नंबर आपका घर से जाना है, तो 12 माइनस रुक जाओ 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5। अब ये जो 5 है ये आपका नेट पॉजिटिव है। इसका मतलब आप कभी भी जो तुक्का भी मारोगे उसमें भी नेट पॉजिटिव रहोगे। इसलिए आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं। इसमें इफ़ वट नहीं रखना है कि निगेटिव मार्किंग है तो हम कैसे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट, इवन दो निगेटिव मार्किंग है तब भी हमारे को घाटा नहीं लगने वाला है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तब तो कुछ सोचना ही नहीं है, तब तो हमको मार्क करके आना ही है। लेकिन अगर नेगेटिव मार्किंग है तब भी कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि हम हमेशा नेट पॉजिटिव में रहेंगे। बाय द वे मान लो कि आपका अगर 2 ही क्वेश्चन सही जाता है इस 10 में से, तो आप कितना नंबर पाते? 8 नंबर पाते। और कितना गलत गया था? 8 नंबर कट जाता, तब भी तो आप जीरो निगेटिव में तो नहीं जा रहे हो ना, हमेशा पॉजिटिव में ही रहोगे, ठीक है। तो गोल्डन रूल ये है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं, कुछ भी नहीं छोड़ना है। आप हमेशा याद रखो, आप हमेशा नेट पॉजिटिव में रहोगे। अच्छा, अब ये इतना ज्ञान बताने के पीछे आप लोग सोच रहे होगे कि क्या मैं कोई ज्ञानी बाबा हूँ? नहीं, मेरा नाम कृपाशंकर पांडे है और हम लीगल नैरेटिव अभी चला रहे हैं। इसके पीछे का रीजनिंग ये है बेटा कि हमने भी एग्ज़ाम दिया हुआ है, हमने भी क्वालिफाई किया हुआ है। जैसे ये बीपीएससी की अभी जो 32nd बीपीएस जो बिहार जुडिशल सर्विस एग्ज़ाम हुआ है उसका ही कट ऑफ मार्क है। और मैं आपको ये देखो, ये मेरी इंटरव्यू की फ़ोटो है, ठीक है, इंटरव्यू के दिन की फ़ोटो है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेरी मार्कशीट मैं कितना मार्क्स पाया था ओवरऑल। देखिए, ये 527 जनरल कैटेगरी का मार्क्स है और ये इसकी कट ऑफ कितनी गई हुई है जनरल कैटेगरी का? 539, यानी मात्र 12 मार्क्स से हम क्या हुए हैं? सेलेक्ट नहीं हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मैंने मेंस क्वालिफाई किया। अब मैं इस पोजीशन पर हूँ कि आपको समझा सकूँ। इतना मुझे पता है कि आपको थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा होगा कि इतने से कैसे मालूम। भैया ये देखो, यूपी जुडिशरी का मेरा यूपी जुडिशल सर्विस एग्जामिनेशन का मेरा ये फाइनल मार्कशीट है, ये इंटरव्यू का मार्क्स है, ये फाइनल मार्क्स है। ये कट ऑफ गई थी अनारक्षित, यानी जनरल कैटेगरी की जो गई थी, ये देखो, ये मेंस की है, मेंस की कट ऑफ है, मुख्य परीक्षा की का फाइनल कट ऑफ नहीं। फाइनल कट ऑफ में जो थी वो 590 थी। इसमें मैं 13 नंबर से बाहर हुआ था। कितने नंबर से? 13 नंबर से। ये रही इंटरव्यू के दिन के फ़ोटो, उत्तर प्रदेश जुडिशल सर्विस एग्जामिनेशन का जो अभी 2022 में हुआ था उसकी। तो मैं आपको बताने भर का पूरा अथॉरिटी रखता हूँ कि मैं आपको ये चीज़ें समझा सकूँ। अब लाओ अपने टिप्स पर बढ़ते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स पर। सबसे पहला है कि मैच द फॉलोइंग वाला हमको कैसे सॉल्व करना है। देखो बेटा, आपने इतना सब कुछ पढ़ा लिखा है, आप इतने टेस्ट सॉल्व किए हो, इतना प्रिपरेशन किए हो, तो उसमें आप कुछ ना कुछ तो नॉलेज रखते ही होगे, कहो हाँ। अब जैसे अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके पहले मैं क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करता हूँ। ये देखो, मैच द फॉलोइंग वाले पहला टाइप है हमारा मैच द फॉलोइंग टाइप। इसमें कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स लगाओगी? मान लो कि सारे ऑप्शन हमको नहीं पता होते हैं, हमको कई बार हम सारे केस लॉज को नहीं याद कर सकते हैं, हम सारी चीज़ों को, सारे थ्योरिस्ट को नहीं जान सकते हैं, लेकिन कुछ मेन थ्योरिस्ट हैं। जैसे क्लास लेक्चर जब मैं ले रहा था या राजीव रंजन जी ले रहे थे, तो हम लोगों ने बहुत डिटेल में चीज़ों को बताया हुआ है। अगर आपको नहीं मिला तो आप यूट्यूब चैनल पे हमारे जा करके देख सकते हो। सब कुछ बहुत डिटेल में हमने जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा रखा है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ पढ़ा रखा है, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, टीपीए, सब कुछ पढ़ा रखा है बहुत डिटेल में। तो हमने उसमें जितनी भी पॉसिबल इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं सब कुछ बता दिया। अब मान लो ये क्वेश्चन आपके सामने आया, ये रियल एग्ज़ाम 2022 के CUET पेपर का एग्जाम ये है, ठीक है। अब मान लो आपको दिया लिस्ट 1 में डुगुट है, सेविनी है, केल्सन है, बेंथम है। इनको मैच करना है कि कौन से स्कूल से आते हैं। किसी का कुछ नहीं पता है, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि सेविनी को हिस्टोरिकल स्कूल का, इनको डार्विनियन बिफोर डार्विन भी कहा जाता है सेविनी को। अब क्या करोगे? सेविनी देखो, बी को कहाँ हिस्टोरिकल, बी को 1 से किस ऑप्शन में मैच किया गया ये ढूंढो आप।
आपने देखा कि बी को 1 से इसमें सिर्फ मैच किया गया। अब आप कुछ मत चेक करो, ऑप्शन डी मार्क कर दो, क्योंकि और कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बी सिर्फ 1 से इसमें मिला हुआ है बी, हम ये श्योर हैं, क्योंकि ये हमारी नॉलेज बताती है कि सेवेनी इज़ रिलेटेड टू द हिस्टोरिकल स्कूल। तो हमारा ये आंसर एकदम करेक्ट होगा। और हाँ, ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन 4 करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, यही मैच द फॉलोइंग वाले में क्वेश्चन है कि यमसी, हमको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। यमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ। अच्छा देखो, हमको हर चीज़ ऐसे नहीं याद हो सकती, लेकिन कुछ बहुत बहुत फेमस केसेस होते हैं, जैसे यमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ का केस है, या वेल्लोर सिटीजन्स फोरम वर्सेस ये जो है यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। तो वेल्लोर सिटीजन्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस जो है टेनरीज से रिलेटेड है। टेनरी मतलब होता है वो चमड़े वमड़े का। तो देखो डी को 2 से कहाँ पे मैच किया गया, तो डी को 2 से हम सर्च करेंगे तो बेटा एक इसमें है और एक इसमें है। अब ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, यानी बी और डी तो नहीं हो सकता, बचा क्या, ए हो सकता है या तो सी हो सकता है। अब भी देखो 50-50% सही हो गए कि नहीं हो गए, आंसर शुड बी यस। अब बचा सी ऑप्शन और ए ऑप्शन। अब ये वेलोर वाला ये टेनरी से हो गया। अब यमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ का केस भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत लैंडमार्क केस है, और ये बहुत बार बार बताया जाता है कि ये किससे रिलेटेड है बेटा, डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट से रिलेटेड, डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट से रिलेटेड है। तो ए को 3 से किस ऑप्शन में मैच किया गया है, तो सी ऑप्शन में मैच किया गया। सी ऑप्शन अगर आप लोग देख पा रहे होगे तो सी ऑप्शन में मैच किया गया है ए को 3 से, ठीक है। तो इससे हमें पता चल गया कि हमारा ऑप्शन सी सही होना चाहिए, और करेक्ट आंसर सी है भी ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग। तो ये था हमारा पहला कि मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा तो हम उसको कैसे टैकल करेंगे। हमको कुछ नहीं करना है, हमको कोई जो इन सब में से 1 2 3 4 इन सब में से कोई सा भी एक हम जानते हैं, उनको हम मैच करेंगे, और उसके बाद हम ऑप्शन की तरफ झुक जाएंगे। ऑप्शन में हम ढूंढेंगे कि वो किससे मैच की, किस ऑप्शन में करेक्टली उसको मैच किया गया है। अगर वो किसी ऑप्शन में मैच मिल जाता है सिर्फ इकलौते ऑप्शन में, तो हम उसको चूज कर लेंगे, बाकी गया सब भाड़ में, ठीक है। जैसे CUET वाले अपने ग्रुप में किसी एक बार था वो मुरली एस देवरा का केस, जिसमें मैंने बताया था कि स्मोकिंग एट पब्लिक प्लेसेस इज़ बैंड, और सिर्फ उसको मैच करने से वो आंसर आ गया था, अगर आप लोगों को भी याद हो। तो उस समय पीयूष जी ने कहा था कि नहीं सर, तो ऐसा ऐसा, मतलब बहुत सारे और भी उन्होंने बताया था कि ये केस ला इससे नहीं, उससे रिलेटेड है। तो मैंने बताया था कि बेटा ऑफिशियल आंसर की उसका जो मैं आंसर बता रहा हूँ वही बता रही होगी, क्यों, क्योंकि फेमस केस से वो मैच करवा रहे हैं कि फेमस केस मैच कर दो, बाकी सबका सब अपने आप सटीक बैठ जाएगा, ठीक है। तो फेमस केस को आपसे एंटिसिपेट कर रहे होते हैं कि आप फेमस केस क्यों जानो। नाउ मूविंग टुवर्ड द सेकंड टिप नंबर 1, असर्शन रीजन के क्वेश्चन को आप बेटा कैसे सॉल्व करोगे। देखो जो असर्शन रीजन के होते हैं उसमें जो ऑप्शंस होते हैं अक्सर ऐसे होते हैं कि बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड ए आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये वाला ऑप्शन होता है, तो ये चेक करो। और एक होता है बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इन्हीं दो में से घुमा फिरा के, जैसे मेरे इस क्वेश्चन में, ये भी ऑफिशियल क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, 98% चांस है बेटा कि ये यही दोनों में से कोई ना कोई सही जाएंगे। क्यों, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो कभी भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में, कभी देखो लक बाई चांस कुछ भी कर सकता है, वो एग्जामिनर है, उसको मैं नहीं कहूँगा कि वो नहीं कर सकता, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो नहीं करता है। वो ऐसा करता है कि जब अगर वो देगा आर अल्टम पार्टम इज अ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, द आंसर इज यस, it means that one should be punished, one should not be, that it means that no one should be punished without being heard। आर्टिकल पार्टन का मेटा मतलब ही होता है। अब देखो रीजन दे रहा है कि नहीं दे रहा, आंसर इज यस दे रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा ए। हमेशा असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन में 98% चांस है कि उसका ऑप्शन ए या बी में से होगा, और ए और बी में से भी जो 90% चांस है वो ए ऑप्शन होता है कि बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ये, ठीक है। नाउ मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन, ये देखो अभी आप वो वाला तो मान लो आर डी अल्ट्रम पार्टम आप सब लोग सुने होते हो, लेकिन ये क्वेश्चन देखो, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, असर्शन है, अ स्टूडेंट रिक्वेस्ट द एग्जामिनिंग बॉडी टू प्रोवाइड डिटेल ऑफ कैंडिडेट क्यू for the upcoming entrance exam under the RTI application. The request is rejected by the public information officer of the examining body, ठीक है।
रीजन दिया गया है कि द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्सन where disclosure has no public interest need not be disclosed as per section 81J ऑफ द RTI एक्ट। भैया 81J जब आप उसमें पढ़ने जाओगे तो उसमें सच में बताया गया है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है। एंड जो भी ये इंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो कुछ भी हमको मिलता है वो हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता है। हम कितना मार्क्स पाए हैं, हमारी वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वो राइट टू प्राइवेसी में प्रोटेक्टेड है। इसमें भी अगर आप देखोगे आंसर, करेक्ट आंसर क्या आ गया, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन में ये होता है भाई, तुम इस चीज़ को जा करके प्रैक्टिस करना, ठीक है। नाउ टिप्स नंबर 3 अपने हम क्वेश्चन में देखेंगे कि क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में देखो कि कोई जो भी एक्सट्रीम वर्ड्स लिखे हुए हैं, ऑलवेज, नेवर, मस्ट, ऑल, ओनली, एटसेट्रा, ये मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्या होते हैं, रॉन्ग होते हैं। क्या होते हैं, रॉन्ग होते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, आप क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन में आपको मान लो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप ऑप्शन की तरफ बढ़े, ऑप्शन में आपने देखा कहीं वर्ड यूज किया गया है ऑलवेज, कहीं वर्ड यूज किया गया है नेवर, कहीं वर्ड यूज किया गया मस्ट, कहीं वर्ड यूज किया गया ऑल, कहीं ओनली, ऐसे वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्या होंगे, गलत होंगे। वो ऑप्शन गलत होंगे, उनको हटा देना है। हमको जनरल ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। कौन सा, जनरल ऑप्शन। हमारा जो लॉ होता है, अक्सर लॉ जो होता है बेटा, उसका अक्सर को एक्सेप्शन जरूर होता है। एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन। आपने देखा होगा कि कोई भी लॉ है, कितना भी लगे कि कितना अच्छा लॉ है, कितना मजबूत लॉ है, उसका एक्सेप्शन ज़रूर होगा। तो अभी कभी भी अपने लॉ में जब ये लग जाता है ऑलवेज हो गया तो इसका मतलब एक्सेप्शन का स्कोप खत्म हो गया, नेवर हो गया तो भी एक्सेप्शन का स्कोप खत्म हो गया, मस्ट हो गया तो भी एक्सेप्शन का, ऑल हो गया तब भी एक्सेप्शन का स्कोप खत्म हो गया, ओनली हो गया तब भी एक्सेप्शन का स्कोप खत्म हो गया। लेकिन हमारे लॉ में 99% चांस ऐसा है कि देयर ऑलवेज बी एन एक्सेप्शन, अगर वो एब्सोल्यूट लायबिलिटी नहीं है तो। एब्सोल्यूट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे हमको कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी का प्रिंसिपल लॉ ऑफ टॉर्ट में किस केस में प्रोपाउंड किया गया था, ठीक है, और कहाँ पे प्रोपाउंड किया, मतलब किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने प्रोपाउंड किया था एब्सोल्यूट लायबिलिटी का प्रिंसिपल, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। अब इसका हम एग्जाम्पल से देखते हैं। क्वेश्चन है कि कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज, क्या होता है, आप सब लोग अपने मन में सोच रहे होगे कि कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड। अब ऑप्शन देखो, ऑलवेज वाइड, नेवर वैलिड, इन्फोर्सेबल इन ऑल केसेस, नेवर वैलिड, वैलिड इन सर्टेन केसेस। भैया वैलिड इन सर्टेन केसेस इसका मतलब ये कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है देयर आर एक्सेप्शंस टू दिस कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड का एक्सेप्शन है। 4 एक्सेप्शन है। कौन कौन से एक्सेप्शन है बेटा, 3 एक्सेप्शन तो हमको सेक्शन 25 में ही दिए हुए हैं, और एक एक्सेप्शन है एजेंसी का। ये कहता है सेक्शन 185, अगर आप लोग पढ़ोगे तो उसमें बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के लिए कोई भी कंसीडरेशन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो जब हम ये 4 एक्सेप्शन हो गए, और वो भी तो कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो ये, लेकिन ये कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड, तो भैया ऑलवेज वाइड अगर कर दोगे तो ये 4 एक्सेप्शन कहाँ चले जाएंगे, क्या भाड़ में चले जाएंगे? नहीं, भाड़ में नहीं जाएंगे, ठीक है। उनको भी एकोमोडेट करना है। इसका मतलब कभी ये ऑलवेज वाला करेक्ट नहीं होगा, एक्सट्रीम वर्ड है। नेवर वैलिड और ऑलवेज वाइड में दोनों चीज़ सेम है, उसमें भी नहीं होगा क्योंकि एक्सेप्शन में वो वैलिड हो जाता है। इन्फोर्सेबल इन ऑल केसेस, भैया नहीं इन्फोर्सेबल है, अगर इन 4 एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए तो नहीं वैलिड होगा, वो वाइड होगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बेटा क्या हो जाएगा, वैलिड इन सर्टेन केसेस। सर्टेन इज नॉट एन एक्सट्रीम वर्ड, सर्टेन वर्ड यूज किया गया है तो 99% चांस है कि वो ऑप्शन सही होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन, इसी पर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। समझ पा रहे हो ना बेटा? अगर समझ पा रहे हो तो कमेंट सेक्शन में बता दो कि समझ पा रहे हो। अच्छा, आप लोग सोच रहे हो कि इसको मैंने लाइव क्लास में क्यों नहीं बताया। मैं लाइव क्लास में इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैंने ग्रुप में जो मैसेज किया था उसका मैं देख रहा हूँ कि कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है। सिर्फ 3 लोगों ने उसमें वो रिएक्ट किया हुआ था कि हाँ ठीक है, लेकिन और लोगों ने रिएक्ट नहीं किया। मैंने कहा कि लाइव क्लास में नाजायज़ में मेहनत करने का क्या मतलब है, हम जल्दी से इधर ही बता देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में सॉल्व करते हैं। व्हेन वन कंट्री प्रोवाइड्स मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस टू अनदर कंट्री इट अग्रीज टू,
ध्यान से सुनो, इट एग्रीज टू। अब मोस्ट फेवर नेशन के बारे में सब लोगों को ज़्यादातर पता नहीं होगा, लेकिन ये WTO के अंतर्गत आता है। मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो टैग होता है वो WTO के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब इसमें हम क्या ऑप्शन इलिमिनेट करेंगे, जिसमें ऑलवेज, नेवर, मस्ट, ऑल यानी एक्सट्रीम वर्ड्स होंगे। कौन से वर्ड होंगे बेटा? एक्सट्रीम वर्ड। ऑप्शन में पहुँचो, ऑप्शन में पहुँचो जल्दी से। अरे मुझे कहाँ देख रहे हो बे? ऑप्शन में देखो, हाँ ये देखो, इसमें क्या हाईएस्ट वॉल्यूम एक्सट्रीम वर्ड है कि नहीं है? है। यहाँ पे देखो, ओनली द बेस्ट, एक्सट्रीम ओनली, ओनली है कि नहीं है? एक्सट्रीम वर्ड है। इसका मतलब बेटा ये दोनों ऑप्शन क्या होंगे? करेक्ट नहीं होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? द आंसर इज नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, मोस्ट फेवर्ड नेशन, अब बचा हमारे पास ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। मोस्ट फेवर्ड नेशन का अब हमें ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से चूज करना है। अभी एक नई ट्रिक नीचे भी बताऊंगा, उसमें आप उससे आप सॉल्व कर ले जाओगे इस क्वेश्चन को। मान लो अभी इन दोनों में से आपको नहीं पता, दो एलिमिनेट हो गए हमारे, क्योंकि दोनों में एक्सट्रीम वर्ड्स थे। लेकिन जो अब बेटा दो ऑप्शन हैं जिनमें एक्सट्रीम वर्ड्स नहीं है, तो उनको कैसे सॉल्व करोगे? इनको सॉल्व करने के लिए भी मैं नीचे बताऊंगा। खैर इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। चार्ज द लेटर अ रेट नो हायर देन एनी अदर कंट्री। मतलब अगर मान लो इंडिया है, इंडिया किसी, मान लो बांग्लादेश और पाकिस्तान, यहाँ से इंडिया में कोई चीज़ इम्पोर्ट की जा रही है, ठीक है, तो ये नहीं कि इंडिया जो है बांग्लादेश के प्रोडक्ट पे 75% टैरिफ लगा दे और पाकिस्तान वाले प्रोडक्ट पे सिर्फ 5% का टैरिफ लगाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब होता है बेटा, एक तरह से मिसनॉमर है। मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब होता है किसी भी स्टेट को, स्टेट मतलब नेशन स्टेट, किसी भी स्टेट को हम फेवरेबल ट्रीटमेंट नहीं देंगे, फेवरेबल ट्रीटमेंट नहीं देंगे। मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब ये होता है, ठीक है। हम सबको इक्वल ट्रीट करेंगे। क्या करेंगे? सबको इक्वल ट्रीट करेंगे। अब समझ में आ गया होगा मोस्ट फेवर्ड नेशन का कॉन्सेप्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टिप नंबर 4। टिप नंबर 4 कह रहा है कि द लॉन्गेस्ट ऑप्शन इज ऑफन करेक्ट। जो ऑप्शन जो सबसे बड़े होते हैं, सबसे लॉन्गेस्ट होते हैं, वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम करेक्ट होते हैं। देखो ये कोई ऐसा रूल नहीं है, लेकिन जो हमने खुद एनालिसिस किया है, हमने जो देखा है, तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये करेक्ट होते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन देखने के बाद में आप को नहीं समझ में आ रहा है कौन सा होगा, तो आप ऑप्शन में जाओ। ऑप्शन में आपने देखा कि सबसे लंबा आंसर ये है, तो उसको मार्क कर देना है, ठीक है। तो जैसे इसमें ये डी वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन पूछा हो गया, द टर्म लीगल रिप्रेजेंटेटिव अंडर CPC, लीगल रिप्रेजेंटेटिव सेक्शन 2 क्लास 9 में दिया हुआ है शायद ना। कमेंट सेक्शन में बताओ किस सेक्शन में दिया हुआ है बेटा। हाँ, तो कहता है कि अब देखो ये भी सही है। अ पर्सन हु लीगली रिप्रेजेंट अनदर इन कोर्ट, ये भी ठीक है। अ पर्सन हु इनहेरिट्स प्रॉपर्टी, ये भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है। अ पर्सन इंटाइटल्ड टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द डिसीज्ड, ये भी क्या है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट आंसर बेटा कौन सा होगा? जो डिटेल्ड में बताता है, सब कुछ को इंक्लूड करता है। अ पर्सन who represent the estate of the deceased person and responsible for legal proceeding, liabilities, inheritance matter, मतलब सबको इंक्लूड कर लिया, यानी सबसे डिटेल्ड में आंसर है, सबसे लंबा आंसर है, तो ये आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? समझ पा रहे हो? हाँ, तो आप ऑप्शन देखोगे, जैसे कोई डिफिनीसन होती है, जैसे मान लो पूछा जाए कि जूरिस्प्रूडेंस, अब इसका ऑप्शन मान लो ए है, ऑप्शन ए है। दो ऑप्शन में दे करके आपको समझाता हूँ, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ऑप्शन ए में दिया है जूरिस्प्रूडेंस मतलब स्टडी ऑफ लॉ, एंड जूरिस्प्रूडेंस का सेकंड डिफिनेशन दिया गया है स्टडी ऑफ लॉ एंड लीगल प्रिंसिपल इंश्राइंड देयरिन एंड द पोस्टुलेट्स प्रोपाउंडेड बाय द जूरिस्ट्स। इतना सब कुछ मान लो दिया है, तो बताओ बेटा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन में बताओ जूरिस्प्रूडेंस, ऐसे अपना कमेंट सेक्शन में बताओ कि जूरिस्प्रूडेंस वाले आंसर का कौन सा ऑप्शन सही होगा। हाँ, बिल्कुल बी ऑप्शन सही होगा। बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन से। क्यों? क्योंकि ये लेंथीएस्ट ऑप्शन है, ये एक्सप्लेन कर रहा है, इन टोटलिटी बता रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें सही होंगी, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आ टिप। भैया सुन रहे हो ना? भैया और बहनी दोनों, मतलब भैया मतलब ये मत समझ लेना कि मैं सिर्फ मेल स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ,
फीमेल स्टूडेंट्स की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। मेरा जो भैया वर्ड है वो जेंडर न्यूट्रल है, इस चीज़ को याद रखना। टिप नंबर 5 में ब्रेन मैपिंग ट्रिक। ब्रेन मैपिंग ट्रिक का मतलब होता है बेटा, ध्यान से सुनो इधर। ब्रेन मैपिंग टेक्निक का मतलब होता है कि जब हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो प्राइमा फेसी हमको, हमारा दिमाग जो है हमको रीवायर कर करके हमको एक सिग्नल भेजता है कि दिस आंसर नीड्स टू बी करेक्ट। अब ये हमारा दिमाग कब हमको एक सिग्नलिंग देगा, कब हमको ये बात बताएगा, तब बताएगा बेटा जब हम क्वेश्चन को बहुत क्विकली पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वेरी क्विकली पढ़ेंगे, बहुत तेज पढ़ेंगे। हम क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन के बाद खट 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 आंसर देखें, आंसर देखने के बाद में हमारा जो माइंड बताया हमको कि ऑप्शन बी इज करेक्ट, गो विद दैट, डोंट ट्राई टू थिंक अबाउट इट, मार्क कर दो उसको। 99.99% चांस है कि वो ठीक होगा। कितना परसेंट? 99.99% चांस है कि वो ठीक होगा, ठीक है। इसको कहते हैं ब्रेन मैपिंग ट्रिक। हमारा दिमाग हमसे कभी झूठ नहीं बोलता। ब्रेन मैपिंग ट्रिक बेटा इस कॉन्सेप्ट पर काम करती है कि ज़िंदगी में हमने अगर उसको कभी भी पढ़ रखा है, कभी मतलब कभी भी, तो हमारा वो जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमारा दिमाग क्या होता है, हमको सिग्नलिंग करता है, कहता है कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो हमको इस टेक्निक पर, हमको इस तरीके पर भी ध्यान देना होगा कि ब्रेन मैपिंग टेक्निक, ठीक है। 99% केसेस में ये ठीक होता है। जो पहली इंस्टिंक्ट में हमको बताया जाएगा कि ये आंसर करेक्ट है हमारे दिमाग के द्वारा, वो हमको चूज कर लेना है। बहुत ज़्यादा उस पर पॉन्डर ओवर करोगे तो गलत कर दोगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो तुम्हारा दिमाग ऐसे गधा टाइप का है, ब्लेटेंटली किसी ऐसी चीज़ को चूज कर ले रहा है जो कि बेकार सा है, मतलब गलत आंसर है, तो उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। लेकिन हमारा दिमाग, तुम गधे हो सकते हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग गधा नहीं हो सकता। इस चीज़ को याद रखना। क्यों? क्योंकि हमने, यानी लीगल नैरेटिव ने तुम्हारे दिमाग को ट्रेन किया हुआ है, और तुम्हारा दिमाग गधा नहीं हो सकता। इस चीज़ को याद रखो, ठीक है। तो तुम्हारा दिमाग जो सिग्नलिंग करे उसको मार्क कर लेना, उसको मार्क करना, वहाँ पे अपना मतलब मुंह मत निकालने लगना कि हम नहीं ये वाला मार्क करेंगे, दिमाग कुछ नहीं जानता है। तुम्हारा दिमाग ज़्यादा होशियार है क्योंकि उसको हमने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। हाँ, उसमें मुंह मत चलाने लगना, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट टिप, दैट इज टिप नंबर 6, नन ऑफ द अबव एंड ऑल ऑफ द अबव। भैया किसी क्वेश्चन में भी अगर ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन है तो 90% चांस है कि यही ऑल ऑफ द अबव सही होगा। किसी क्वेश्चन का के ऑप्शन मान लो है, ऑप्शन ए कुछ भी दिया हुआ है, ऑप्शन बी कुछ भी दिया हुआ है, ऑप्शन सी कुछ भी दिया हुआ है, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव दिया हुआ है, 90% चांस है कि ऑप्शन डी सही होगा, ऑल ऑफ द अबव वाला। कितने परसेंट चांस है बेटा? 90% चांस है कि ऑल ऑफ द अबव सही हो रहा है, ठीक है। अब नन ऑफ द अबव वाले पर आते हैं। मान लो ध्यान से सुनो इधर कि ऑप्शन ए में कुछ दिया है, बी में कुछ दिया है, सी में कुछ दिया है, डी में नन ऑफ द अबव दिया है। सिर्फ 10% चांस है, देखो ध्यान से, सिर्फ 10% चांस है कि नन ऑफ द अबव सही हुआ। इसका मतलब हमको नन ऑफ द अबव वाले ऑप्शन को एलिमिनेट कर देना है 90% टाइम। नन ऑफ द ऑप्शन वाले उसको एलिमिनेट कर देना है। अब मान लो कि कोई एक ऐसा क्वेश्चन आया बेटा, ध्यान से इधर देखो, कि जिसमें सी डी, इसमें नन ऑफ द अबव है, इसमें ऑल ऑफ द अबव है। नन ऑफ द अबव और ऑल ऑफ द अबव में बेटा कभी भी जब वो हो, ऑल ऑफ द अबव मतलब बोथ ऐसे होते हैं, बोथ ए एंड बी, नन ए एंड बी ऐसे ऑप्शन हो तो 90% चांस है कि डी सही होगा, बोथ ए एंड बी सही होगा। याद रखना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो ऑल ऑफ द अबव जीतेगा। अगर ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव है तो ऑल ऑफ द अबव जीतेगा 90% टाइम। और अगर खाली नन ऑफ द अबव है तो नन ऑफ द अबव को एलिमिनेट करना है, मतलब नन ऑफ द अबव के सही होने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 10% है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। समझ पा रहे हो ना बेटा? समझ पा रहे हो ना इस ट्रिक को? अगर समझ पा रहे हो तो कमेंट में बता दो मुझको एक बार। लाइव इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप लोग वैसे भी सुनते तो रिकॉर्डिंग ही, तो क्यों ही नाजायज में लाइव की भी मेहनत करना और ये दुनिया भर का बवाल करो, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टिप, दैट इज टिप नंबर 7। ये कहता है कि ऑप्शन बी में और ऑप्शन सी में ऑप्शन, मान लो कि 4 ऑप्शन होते हैं ना अपने मल्टीपल चॉइस टाइप का में, ए बी सी और डी।
इसमें जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बी के और सी के सही होने की सबसे ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर ये नहीं चाहता कि हम क्या करें कि क्वेश्चन लड़के ने पढ़ा और तुरंत ही उसको मिल जाए, या क्वेश्चन को का आंसर ढूंढते ढूंढते उसको बहुत देर हो जाए, थक जाए। नहीं, ऐसा नहीं चाहता। वो क्या कहता है, कुछ मिडिल ग्राउंड ढूंढता है, और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो क्या करता है, बी और सी को ऑप्शन बनाता है। क्या? बी और सी को ऑप्शन बनाता है। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि मान लो कि अगर हमने हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसका ऑप्शन है ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक है। हम उसका किसी तरह से ऑप्शन मान लो कि सी और ए एलिमिनेट कर ले गए। सुन रहे हो बेटा? ये सी और ए ऑप्शन और सी ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया मान लो नॉलेज से। हमारे पास बचा बी और डी ऑप्शन। तो हम कौन सा चूज करेंगे? कौन सा चूज करेंगे? ग्रीन वाले से मैं करता हूँ, बी ऑप्शन चूज करेंगे। कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? बी वाला ऑप्शन चूज करेंगे। ठीक है। अब इसी ऑप्शन मान लो एक और लेता हूँ। मान लो एक क्वेश्चन है जिसका ए, बी, सी, डी ये ऑप्शन है। इसमें हमने क्या किया कि हम अपने नॉलेज के बदौलत हमने ऑप्शन बी को एलिमिनेट कर दिया और ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर दिया। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया। अब बताओ बेटा कौन सा ऑप्शन हमारा सही जाने की प्रोबेबिलिटी है? ऑप्शन सी ज़्यादा सही जाने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। ऑप्शन सी ज़्यादा सही होने की प्रोबेबिलिटी है, याद रखना। अब मान लो कि एक अगला सिनेरियो लेते हैं, ए, बी, सी और डी। इसमें क्या होगा कि हमने ऑप्शन ए और ऑप्शन डी एलिमिनेट कर दिया। अब बचा बी और सी। इन दोनों में से अगर टक्कर होगा तो कौन जीतेगा? ज़्यादातर चांस है कि बी जीतेगा। कौन जीतेगा? बी जीतेगा। ठीक है, याद रखना। When there is a conflict between B and C, prefer to B. When there is a conflict between B and any other option, then prefer B. When there is a conflict between C and another option except B, then prefer C. ठीक है, याद रहेगा मुझे लगता है। अगर नहीं याद रहेगा तो इस पूरे सिनेरियो को जो भी बताया हूँ उसको जा करके बेटा फिर से सुनना। ठीक है। नाउ टिप नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। जब दो ऑप्शन ऐसे हों जो कॉन्ट्राडिक्टरी हों आपस में, मतलब एक कह रहा है कि यस दिस इज़ करेक्ट और दूसरा कह रहा है नो दिस इज़ नॉट करेक्ट, तो इन्हीं दोनों में से ऑप्शन होगा। 4 ऑप्शन होते हैं ना, तो एक ऑप्शन में मान लो कह रहा है कि यहाँ फलानी चीज़ होगी, दूसरी में कह रहा है उसी चीज़ या को कि फलानी चीज़ नहीं होगी। इन्हीं दो में से ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी को दो को एलिमिनेट कर दो। जैसे अभी एग्जाम्पल लेता हूँ, देखो बेटा इधर देखो। सपोज वन ऑप्शन इज सेइंग दैट राइट टू प्रॉपर्टी इज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है। दूसरा कहता है कि राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। तीसरा मान लो कोई और ऑप्शन होगा, चौथा कोई और ऑप्शन होगा, और हमारा आंसर हमेशा इन दोनों में से होगा। ठीक है, चाहे ये करेक्ट होगा चाहे ये करेक्ट होगा। अब हम 50-50 पर आपको पहुंचा के चले जा रहे हैं। अब इसमें कुछ अगर बचता है तो ये वाली ट्रिक यूज कर लेना। अगर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में लड़ाई है तो कौन सा चूज करोगे बेटा? ऑप्शन बी चूज करोगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी देखो सही है, राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, अगर राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं तो कौन सा राइट है बताओ कमेंट सेक्शन में, और किस आर्टिकल में दिया हुआ है। अगर बता ले गए तो समझ लो मूंगफली खिलाऊंगा। टिप नंबर 9 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, follow the series. No one ever talk about this. Follow the series technique. इस follow the series को समझाने के लिए मैं आपको पहले कुछ समझाता हूँ। देखो, हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हमारे पेपर में मान लो 75 क्वेश्चन आने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 75। ठीक है, इसका हमने ए ऑप्शन चूज किया, बी चूज किया, फिर सी चूज किया, फिर सी चूज किया, फिर इसका मुझे नहीं पता, फिर सी चूज किया, ये इसका आंसर नहीं पता था मुझको, फिर डी चूज किया, फिर ए चूज किया, फिर ऐसे करके बी चूज किया। भैया अगर इसका ऑप्शन हमें नहीं पता है तो हमको सी मार्क कर देना है, यानी फॉलो द सीरीज। ऊपर भी सी है नीचे भी सी है, सी गो विथ सी। ठीक है, अब समझ में आ रहे हो ना? जो सीरीज बन रही हो उसको ही हमें फॉलो कर देना। सी की सीरीज बन रही तो सी फॉलो कर दो। अगर मान लो डी की सीरीज बन रही होती है तो हम डी, जैसे मान लो पहले का डी था, दूसरे का भी डी था, तीसरे का हमें ऑप्शन नहीं पता था, चौथे का मान लो सी था, तो हमको डी फिर मार्क कर देना है। ठीक है, अब मैं इसका आपको एक आंसर की, अभी हिमाचल प्रदेश जुडिशल सर्विस एग्जामिनेशन हुआ है ना अभी कुछ दिन पहले ना, उसका मैं आपको आंसर की दिखाता हूँ पहले। ठीक, तो फिर उसके बाद में हम टिप नंबर 10 पे आएंगे। देखो, ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा रिलीज की गई
पब्लिक नोटिस है, किस चीज़ के है, हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2024 का, और जो हुआ था उसका आंसर की है ये। अब ये प्रोविजनल आंसर की पर पहुंच जाओ। ये मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ पूरे स्क्रीन पर जिससे आ जाए। देख रहे हो सब लोग? बेटा बेटा, अभी तक आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये देखो, अगर ए का बी सही है तो बी दूसरा का भी बी सही है। फॉलो द सीरीज हो रहा है, ठीक है। ऐसे आगे बढ़ते जाओ। ये देखो 9वां 10वां 11वां क्वेश्चन डी 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 सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगला कुछ है 16 17 18, देखो बी 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 सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसे ही यह देखो 21 22 का ए सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये देखो 28 29, हाँ 28 29 30, ये देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब मत कहना कि नहीं हो रहा है। ये इधर देखो, ये दूसरे सेट में देखो बी 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 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसे ही सी 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 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। समझ पा रहे होगे ना। अब मैं अगले अगले पेपर ये तो था सिविल लॉ 1 का पेपर। अब कहोगे कि ये कई में हो गया, अगले पेपर में दिखाओ। अगले पेपर में भी दिखा देता हूँ। ये देखो ये देखो ये देखो बीबी दिखा, बीबी दिखा। ये देखो ए दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ये नहीं कि बाद में गाली दो मुझको कि दिखाया ही नहीं, बता दिए, चूतिया बना रहे थे। चूतिया तो नहीं बनाता भाई, हमको चूतिया बनाने से क्या मिलेगा, आपकी सिलेक्शन से मुझको मिलेगा। ये देखो ये देखो, कोई सी भी ऑफिशियल आंसर की जब बेटा जब उठाओगे तो उसमें आपको ऐसे ही पैटर्न मिलेगा। ये मैं सिविल लॉ आपको टू को अब भैया अगर आप फॉलो द सीरीज रूल ऑफ फॉलो करोगे तो अगर आप अच्छा हाँ, इस फॉलो द सीरीज रूल को लागू करने के लिए जो भी डिटेल्ड मैं वो बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। क्रिमिनल लॉ 3 इसमें भी तुम अब देख लो, नहीं तो कहोगे कि नहीं कैसे हो गया। एग्जाम्पल देखो, ये देखो सी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। फॉलो सीरीज होना मतलब हो नहीं होना है, बी हो गया, हो नहीं होना है भाई, हो नहीं होना है। फॉलो द सीरीज नहीं हो रहा है, ऊपर जो वाला मार्क किए हो वही वाला नीचे भी मार्क कर देना, ठीक है। समझ पा रहे हो ना। ये देखो ये अब मुझे लगता है कि मैंने पिक्चर क्लियर कर दी। अब अच्छा, अब आप लोग मन ही मन सोच रहे होगे कि यार OMR तो हम भरेंगे नहीं इसमें, हमारा तो जो ये वाला एग्ज़ाम है एक कंप्यूटर बेस्ड है, तो इसमें हम ये फॉलो द सीरीज रूल कैसे लगाएंगे। अरे भैया, आपको आधा घंटे पहले अंदर वो बुला लिया जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर में, और आपको क्या दी जाएगी, A4 साइज सीट दी जाएगी रफ़ करने के लिए। क्या कौन सी सीट दी जाएगी, A4 साइज सीट दी जाएगी रफ़ करने के लिए। सबसे पहला काम वहाँ पर पहुँच करके आप करोगे, एक पेज पे उस पर अपना नाम और रोल नंबर कतई मत लिखना, उसमें अपना नाम रोल नंबर मत लिखना, और बाकी के सीट पर अपना नाम रोल नंबर लिख लेना जिस पे। लेकिन ये वाला काम करोगे, ये वाला काम मतलब 1 से जितना भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है, मान लो 75 क्वेश्चन आ रहा है, तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 75 तक गिनती लिख लोगे, ठीक है। 75 तक गिनती लिख लोगे तो क्वेश्चन नंबर का मान लो अपने ऑप्शन ए मार्क किया है, उधर जो बटन दबाओगे, कर्सर दबाओगे, जो सेलेक्ट करोगे ऑप्शन, वो खटाक से अपने पेन से इधर भी लिख लिया करोगे, ठीक है। तो इससे क्या करोगे, जब आप ऐसे किए रहोगे तब आप फॉलो द सीरीज रूल लगा पाओगे, अदरवाइज आप गेस करते रह जाओगे कि कौन से वाले में कौन सा वाला लगाया था। इसलिए दिस ट्रिक इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड द लास्ट एंड द मोस्ट डेंजरस एंड इफेक्टिव ट्रिक। मान लो भैया कि आप महागधे हो, महागधे मतलब आपको लीगल नैरेटिव पहले कभी नहीं मिला, आपने लीगल नैरेटिव से कभी नहीं पढ़ा, आपने कभी पढ़ाई ही नहीं की, आप कभी किताब का मुंह नहीं देखे, आप कभी PDF नहीं देखे, आपने कभी लीगल नैरेटिव की टेस्ट सीरीज नहीं लगाई, आप महागधे हो। मान लो आप महागधे हो। अब क्या करोगे, महागधे हो तब भी आपके लिए भी ट्रिक है कि मान लो आप ऐसे मुंह उठा के खाली फॉर्म भर देते, कुछ नहीं करो, आप ऑप्शन ए मतलब 1 से 7 तक, 1 से देखो 75 क्वेश्चन आपके CUET एग्जाम में आएंगे। मान लो अगर आप मान लो CUET देने जा रहे हो तो आपको 75 क्वेश्चन मिलेंगे। आप अगर नेट JRF देने जा रहे हो आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। लॉ की बात कर रहा हूँ, लॉ ले लो या उसकी ले लो, दोनों मिलाकर ले लो तो 150 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ये CUET की बात कर रहा हूँ, ये CUET की बात कर रहा हूँ, ये नेट JRF की बात कर रहा हूँ। या आप मान लो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस देने जा रहे हो, उसमें भी 150 क्वेश्चन आते हैं, तो ये इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करोगे, अब इसमें करने जा रहे हो तो हर 7 क्वेश्चन का, जैसे 1 से 7 तक आपने पकड़ा, इसका ए मार्क कर दोगे, अगले 7 का बी मार्क कर दोगे, अगले 7 का सी मार्क कर दोगे, अगले 7 का डी मार्क कर दोगे, ठीक है।
और अगर अगर आप इस 150 नंबर क्वेश्चन वालों में करने जा रहे हो तो आप इस क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक को ए मार्क कर दोगे, क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक को बी मार्क कर दोगे, क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक सी मार्क कर दोगे, ठीक है। तो ऐसा करने से आपको क्या होगा कि आप तब भी मतलब बहुत सारे क्वेश्चन सही मार्क कर दोगे। और कई बार लक अगर आपका साथ चला दे गया बेटा तो क्या कर जाओगे आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई भी कर जाओगे, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर, ये मेरा नंबर है कृपा शंकर पांडे का, 99 84 84 89 68 9984848968। और ये राजीव रंजन सिंह जी का, मेरे दोस्त का नंबर है, आप उसको भी कॉल कर सकते हो 6207734309 पे। और आप हम लोगों से कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी मतलब कुछ भी पूछ सकते हो। हम नेट जेआरएफ का भी बैच अभी लॉन्च करेंगे, उसको भी अगर आपको पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का तो लॉन्च करने ही जा रहे हैं 5 अप्रैल से, उसको पढ़ सकते हो आप। और जुडिशरी का हमारा बैच चल रहा है, उसको कर सकते हो। अगर आपने आरजेएस का फॉर्म भरा हुआ है, उसका टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। छत्तीसगढ़ की हमारी टेस्ट सीरीज चल रही, और ये सब बहुत बहुत कम पैसे में। ये नहीं कि हम कॉरपोरेट्स की तरह से, नहीं कि 3 लाख 1,25,000 2 लाख इतनी फीस ले रहे हैं ना, 1,000 रुपये, किसी का 1,500 रुपये, बस इतना इतना पैसा लेते हैं, ठीक है भैया। ये बताओ कि हमारा भी हाथ और मुंह इकट्ठा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हमको भी कुछ मिलना चाहिए पैसा वैसा कि नहीं मिलना चाहिए, इतनी मेहनत करते हैं। आप लोगों को तो खुद दया आनी चाहिए, दया आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। अगर दया आनी चाहिए तो फिर गूगल पे कर देना मुझको, ठीक है। चलो, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक सबको, ठीक है। ये देखो, ये देखो, पहले मैं यही से चश्मा लगाता था, अभी मैं ऐसे चश्मा लगाता हूँ, दिखा देता हूँ आपको, नहीं तो कहोगी ये वाला। ठीक है, आप लोग बताना कौन सा वाला चश्मा अच्छा लगता है, ठीक है। चलो, बाय बाय, राधे राधे, बेस्ट ऑफ लक।